नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जियोपॉलिटिक्स में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए लगातार हाथ पांव मार रहे पाकिस्तान की हकीकत, उसकी हैसियत एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई है। जी हाँ, ट्रंप के सामने शहबाज मुनीर की दुम हिलाने की तस्वीरों ने तो कई बार पाकिस्तान को शर्मसार किया और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की कलई खुल गई। पाकिस्तान जिस सीज़फायर का श्रेय बढ़ चढ़कर लेने की कोशिश कर रहा था, उसकी भी सच्चाई सामने आई और जैसे उसकी सच्चाई सामने आई तो ये साबित हो गया कि बड़ी बड़ी फेंकने वाले शहबाज और मुनीर दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पपेट से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आखिर कैसे कलई खुली, कैसे सामने आई है दलाल पाक की कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी, बताएंगे आपको इस पूरी खबर के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए बता देते हैं, मिडिल ईस्ट की जो जंग है उसमें फिलहाल अल्प विराम लग चुका है। सीज फायर हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में और इस बीच कई बड़े दावे किए गए, कई लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रखे हैं और वो क्रेडिट लेने वालों में एक है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए लेकिन उन तमाम दावों की कलई खुल गई। कैसे, वो बताएंगे आपको। और जिस तरह से कलई खुली उससे ये तो साबित हो गया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो हैं वो सिर्फ ट्रंप की कठपुतली भर हैं और कुछ भी नहीं। आपने कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं सुना तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ और उसकी एक झलक आपको अभी टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये भी आप जान लीजिए कि आखिर पाकिस्तान की कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी का पर्दाफाश हुआ कैसे और किसी तीसरे देश ने, किसी और एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि खुलासा खुद यहाँ पर शहबाज शरीफ ने ही कर दिया। इसलिए कहा जाता है ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मिडिल ईस्ट की जंग के 40वें दिन पूरी दुनिया ने उस समय राहत की सांस ली जब इस विनाशकारी जंग पर फिलहाल 2 सप्ताह के लिए ब्रेक लग गए। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में सीज़फायर तो हो गया। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेडलाइन खत्म होने से ठीक 2 घंटे पहले सीज़फायर संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि या तो वो झुक जाए या बड़े हमले के लिए तैयार रहे, लेकिन जैसा कि पिछले कई मौकों पर देखा गया, ट्रंप डेडलाइन खत्म होने से ऐन पहले पीछे हट जाते हैं। अब ट्रंप को अपनी साख भी बचानी थी, ऐसे में उन्हें सबसे मुफीद लगा दलाल पाकिस्तान। तो ये भी कह दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद में सीज़फायर का फैसला किया। बस क्या था, अमेरिका के दलाल पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी ही देर में जो सच्चाई सामने आई उसके बाद में तो पाकिस्तान की किरकिरी होने लगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कहा कि दरअसल इसकी कलई खोली पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की एक पोस्ट ने और कहा जा रहा है कि ट्रंप खुद ईरान के सामने झुकते हुए नहीं दिखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ से एक खास रिक्वेस्ट वाला ट्वीट करवाया, पोस्ट करवाया। मंगलवार की रात 12:46 पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट की पहली लाइन में ही लिखा हुआ था, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी कि सोशल मीडिया पर जो मैसेज पोस्ट किया जाना था। हालांकि शरीफ की टीम ने 1 मिनट के अंदर ही कॉपी पेस्ट को एडिट किया, जैसे ही, क्योंकि पहले ये वाला जो पूरा का पूरा मैसेज था, ड्राफ्ट था, उसे कॉपी किया गया, पेस्ट कर दिया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया गया। और जैसे ये पोस्ट हुआ, क्योंकि भाई शहबाज शरीफ भले ही एक भिखारी देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन है तो प्रधानमंत्री, एक आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, क्योंकि वो जानते हैं उनकी तरफ से कुछ भी अगर एक्शन लिया जाता है तो पूरी दुनिया में बहुत जल्दी सामने आ जाता है। जैसे ही उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, वायरल हो गया, लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए और दुनिया समझ गई, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भेजा गया ये जो ट्वीट था, ये जो पोस्ट था, उनकी टीम, शहबाज शरीफ की टीम नहीं समझ पाई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। जैसे ही ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स लिखा था, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और उस गलती का आभास होते ही 1 मिनट के अंदर कॉपी पेस्ट को आनन फानन में एडिट किया गया, लेकिन तब तक ये मैसेज हो चुका था वायरल। पाकिस्तान की हकीकत दलाली वाली दुनिया के सामने आ चुकी थी और ये भी सामने आ चुका था कि ये जो मैसेज पोस्ट किया गया है, असल में ये मैसेज तो पीछे से आया था। ये ना शब्द शहबाज शरीफ के थे, ना ही आसिम मुनीर के थे, ना ही उनकी टीम के थे, ये तो मैसेज पीछे से आया था।
अब बस उसे कॉपी किया गया, पेस्ट किया गया। अब तो सवाल उठने लगे, क्या ये मैसेज ट्रंप की टीम ने ही लिखकर पाकिस्तान को भेजा था? जानकार कह रहे हैं कि किसी देश के पीएम की टीम अपने ड्राफ्ट में पाकिस्तान के पीएम का मैसेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करती। अब ऐसे में ये तो बात साफ है कि ट्रंप प्रशासन ने खुद ये ड्राफ्ट तैयार किया, शहबाज शरीफ से इसे पोस्ट करने को कहा, ताकि ट्रंप को दुनिया के सामने ये कहने का मौका मिल जाए कि भाई वो तो पाकिस्तान के अनुरोध पर हमने जंग रोकी है। शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में एक बड़ी ही चतुराई से डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध किया कि भाई कूटनीति को एक मौका देने के लिए हमने डेडलाइन 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने ईरान से भी अपील की कि वो सद्भावना दिखाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। अब इसी ट्वीट को आधार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकने का फैसला सुना दिया। ये दावा एक तरह से किया जा रहा है, समझिए कितना हास्यास्पद है ये। 14 दिनों की सीजफायर को लेकर जहां पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा था, भारत में अब विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था। ऐसे ही सवाल सर्वदलीय बैठक में भी उठे थे, तब भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल देश कहा और बताया कि आखिर क्यों उसे दलाल देश कहा जाता है। भारत कोई दलाली नहीं करता, भारत अपनी नीतियों पर क्लियर कट चलता है। पाकिस्तान की दलाली के पीछे कहानी आखिर कौन सी है वो भी जरा समझिए। 1979 में जब ईरान में ऐतिहासिक इस्लामिक क्रांति हुई तो ईरानी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा किया। प्रदर्शनकारियों ने 400 दिनों तक अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाए रखा। इस घटना के बाद 7 अप्रैल 1980 को अमेरिका और ईरान के बीच में राजनयिक संबंध पूरी तरह से टूटे। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ पर अपने दूतावास बंद कर दिए और सीधी बातचीत का कोई रास्ता नहीं बचा। तो जनवरी 81 में अमेरिका और ईरान के बीच में अल्जियर्स समझौता हुआ। ईरान में अमेरिकी हितों की देखभाल का जिम्मा स्विट्जरलैंड को सौंपा गया था, दूतावास को सौंपा गया था। अमेरिका की तरफ से वॉशिंगटन डीसी में ईरान के हितों की जिम्मेदारी शुरुआत में अल्जीरिया को दी गई, लेकिन 1992 में अल्जीरिया में जब गृह युद्ध हुआ तो इस दौरान ईरान ने वहां के इस्लामिक धड़े का समर्थन कर दिया तो अल्जीरिया नाराज हो गया, उसने ये जिम्मेदारी छोड़ दी और जैसे ही अल्जीरिया हटा पाकिस्तान ने इस मौके को लपकने की कोशिश की। अब अमेरिका में ईरान का संरक्षक एक तरह से बना बैठा पाकिस्तान। तब से लेकर आज तक कोशिश की जाती है अमेरिका में ईरान का जो भी आधिकारिक कामकाज हो तो पाकिस्तान दूतावास की छतरी तले हो जाए, लेकिन ये बात मान के चलिए कि ईरान बिल्कुल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि ईरान बखूबी जानता है पाकिस्तान भरोसा करने लायक नहीं है। और यही वजह है कि जब इसके पहले भी बातचीत की बात कही जा रही थी तो ये क्लियर कट कहा गया था, इवन IRGC ने तो बड़ी धमकी तक दे दी थी पाकिस्तान को। अब आप ये समझिए जिस तरह के अभी हालात हैं, अब शहबाज शरीफ को कॉपी पेस्ट करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। एक तो कॉपी पेस्ट की कहानी है ही, लेकिन पाकिस्तान की दलाली से सीजफायर हुआ, ये एक और बड़ी बात सामने आई है। चीन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। असल में इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि शहबाज और मुनीर की अपील पर सीजफायर का ऐलान करने का दावा करने वाले ट्रंप ने ही बाद में यह भी कहा कि सीजफायर में चीन की बड़ी भूमिका है और चीन ने ही ईरान को बातचीत के लिए तैयार किया। अब ट्रंप तो ट्रंप है भाई, उनकी बातें क्या है, एक एक बात उनकी बड़ी गंभीर भी हो जाती है, बड़ी हल्की भी हो जाती है। एक और बात समझिए, डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अपनी साख बचाने की लाख कोशिश करे, लेकिन इस सीजफायर को लेकर जो अहम बातें सामने आई, सीजफायर ईरान की शर्तों पर हुआ है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी ये दावा कर दिया कि अमेरिका ने उसके 10 पॉइंट वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और उसके बाद में ये सीजफायर हुआ, यानी कि यहां पर धुरंधर बन गया ईरान, घुटने टेक दिए अमेरिका ने। 10 शर्तों की बात रखी गई, वो 10 शर्तें भी जान लीजिए। अमेरिका हमला नहीं करेगा, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल ही रहेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट को मंजूरी मिलेगी, सभी शुरुआती प्रतिबंध हटाए जाएंगे, सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म होंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रपोजल्स खत्म कर दिए जाएंगे, इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक मंडल के सभी प्रपोजल्स खत्म कर दिए जाएंगे, ईरान को मुआवजा दिया जाएगा, इलाके से अमेरिकी फौज हटा दी जाएगी, हर मोर्चे पर जंग बंद होगी जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है। तो ये ईरान की तरफ से तमाम अपनी मांगे रखी गई थी, जिसके ऊपर एक तरह से ये कहा जाए कि सहमति बनी और सीजफायर हुआ। अमेरिका घुटनों पर आया, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बड़ी भूमिका नहीं निभाई गई, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, लेकिन ऊपर से बात
जो पीठ थपथपाने की और क्रेडिट लेने की हमेशा जो कोशिश होती है शहबाज शरीफ की, उनकी वो कॉपी पेस्ट वाली डिप्लोमेसी ने उनकी और भी ज्यादा मटिया मेट कर दी पूरी इज्जत। अब ऐसे में बड़े सवाल ये कि शहबाज की कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी से ट्रंप की साख को भी नुकसान हुआ है। ईरान की शर्तें स्वीकार कर क्या ट्रंप ने घुटने टेक दिए? 14 दिनों के सीजफायर में मिडिल ईस्ट में संपूर्ण शांति की क्या ये शुरुआत है? और ऐसे तमाम सवाल जो हमारे जहन में है, करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ अमेरिका से बलोच पत्रकार अहमर मस्तिकान कनेक्ट हो रहे हैं। ईरानी मामलों के जानकार असलम रिजवी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ मेजर शेख नदीम मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही पत्रकार सरकार तैयब खान भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं आज शुरुआत पाकिस्तानी पत्रकार से करना चाह रही हूँ। सरकार तैयब खान जी, आखिर ये क्या करना चाह रहे थे, क्या हो गया? ये कहा जा रहा है कि कॉपी पेस्ट वाली डिप्लोमेसी जग जाहिर हो गई है। जी, सरकार नहीं है, सरदार तैयब खान नाम है। आप सरकार कह रहे हैं। अच्छा, माफी चाहती हूँ, मैं उसको दुरुस्त करवाती हूँ। तैयब खान साहब, आप ही बता दीजिए जब तक दुरुस्त हो रहा है, आखिर ये किस तरह की डिप्लोमेसी है कॉपी पेस्ट की? क्या करना चाहते थे, क्या से क्या हो गए? सबसे पहले तो अल्लाह के फजल करम से जिस तरह पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने जिस कामयाबी से सीज फायर करवाया ईरान और अमेरिका के दरमियान, पूरी दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया। मैं समझता हूँ इस पर जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क को बजाय आग बगोला होने के, हमारे गोदी मीडिया को आग बगोला होने के मुबारकबाद पेश करनी चाहिए थी, ना कि जो है वो जो आपकी माजी रहा है इंडिया मीडिया का, गोदी मीडिया का, कि उसमें से कीड़े निकालना। आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि आपके भारतीय एंकर जो है उनको अब समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। वो कभी माइक उठा के नीचे जमीन पे मार रहे हैं, कभी स्क्रीन तोड़ रहे हैं। हमेशा की तरह जो है वो इंडिया जो है वो इस वक्त सफारती तन्हाई का जो शिकार है और जो आपको दर्द लगा हुआ है वो हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से मार्का हक में आपको शिकस्त देकर और आज सफारती सतह पे जो है वो दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, अप्रिशिएट। आपका जो इंडिया मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने किस तरह जो है वो ईरान में जो है सीज फायर करा के किस तरह बड़ी तबाही से दुनिया को बचाया है। और इंडिया भी इससे बचा है, और इंडिया जो हमदर्द बन रहा था, जो बड़ी बढ़ के मार रहा था, इंडिया मीडिया की ये हमेशा वो बदकिस्मती रही है। मुझे तो आज लगा कि शायद आप एंटी इंडिया सिंड्रोम छोड़ दीजिए तैयब खान साहब। मुझे तो लग रहा था कि आप पाकिस्तान की बात करेंगे। यहाँ पर भी आपका एंटी इंडिया सिंड्रोम जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान से प्रेम जताइए भाई, पाकिस्तान से प्रेम जताइए, भारत के प्रति इतना प्रेम रखते हैं भाई। आज तो आज का मौका था। आपकी बात पे अहमर मस्तिकान जी इतना हंस रहे हैं, आप कौन सी बात पे हंसी आ गई है? वैसे अभी तो शहबाज शरीफ के पोस्ट पर ही पूरी दुनिया हंस रही है, वो उन पर ये कहा जाए फेक नैरेटिव्स पर। आपकी इस हंसी का राज क्या है जरा? नैना जी, आपने जो है अंग्रेजी में कहते हैं यू मेड माय डे। आपने जो कहा ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, आपने बहुत खूब कहा। देखें, ये अजीब, इनका नाम था फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये हकीकतन इंतखाब जीते नहीं है, ये इंतखाब हारे हुए हैं शहबाज शरीफ। दूसरी बात, आपको मजेदार बात बताऊं कि इनके जो पार्टी में असल आदमी है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, नवाज शरीफ, उसको जनरलों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि जनरलों को वो पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ अमन हो, ये जनरलों को लिए नागवार है, तो उनको नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, ये उनके पियून का काम बहुत खुशी से करते हैं, हर बात यस करते हैं। तो उनको इनके जो असल बॉस हैं वो इन पे आज बहुत नाराज होंगे। उनका असल बॉस आसिम मुनीर, वो तो मेरे ख्याल में बहुत नाराज होंगे कि ये आपने क्या घपला कर दिया। आपको एक और मजेदार बात बताऊं, देखिए ये जो उन्होंने किया ना जी, आसिम मुनीर नाराज हो या ना हो, मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े नाराज हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ शहबाज शरीफ की इस पोस्ट से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका का भी तो जो मैसेज भेजा गया था वो भी तो जग जाहिर हो गया ना जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इनके जो एक स्पीच राइटर है उनका नाम है शमा जनोज, जो शहबाज शरीफ की स्पीच राइटर है।
वो शमा जुनेजो, वो इनके साथ सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए भी थे। और ख्वाजा आसिफ साहब जब तकरीर कर रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल में, बिल्कुल उसके पीछे बैठे हुए थे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है कि शमा जुनेजो कौन है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर की वो स्पीच राइटर है। अजय आज उसकी अगर आप जाके देखें ना ट्विटर पे, लगता है, देखे आप कह रहे हैं कि अमरीकियों ने दिया होगा, मुझे लगता है कि या शमा जुनेजो ने इसके लिए ये लिख के दिया है। और शमा जुनेजो के अगर आप जाके देखें ना ये बातें ट्विटर पे, उसकी वाइफ जो है शहबाज शरीफ की, वो खुद बहुत जबरदस्त साफी है, तहमीना दुर्रानी, उससे ज्यादा ये खुशी मना रही हैं। भैया ये क्या मामला है? वाइफ है तहमीना दुर्रानी, वो पांचवा वाइफ है, पांचवा, और ये उसके बजाय शमा जुनेजो खुशी मना रही है, जो शहबाज शरीफ को कुर्ते शलवार में बताया है, डोनाल्ड ट्रंप को भी कुर्ते शलवार में बताया है, जैसे कि किसी की निकाह हो रही हो। ये बातें हमारे समझ से बालातर है। देखिए, ये अमेरिका के दलाली गुलामी इन्होंने हमेशा किया है, इनका मुल्क ही अमेरिका की गुलाम रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर एक जो तज्जिया निगार है वली नसर, उन्होंने कहा कि पहले ईरान राजी नहीं हो रहा था जाने वहां के, क्योंकि उनको शक था कि ये हमें मरवाने के लिए बुला रहे हैं। मैं आपसे, उन्होंने ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। मैं अब एक बार इसका जवाब अब लेना चाह रही हूँ नदीम साहब से। नदीम साहब, क्योंकि अभी देखिए अहमद मसी खान जी ने कहा कि आज़ादी की बात है, कि इतनी आज़ादी भी नहीं है क्या, इतनी गुलामी या इतने ज़्यादा बंदिशों में आ गए कि एक पोस्ट भी स्वतंत्रता से नहीं की जा सकती, वो भी आउटसोर्स करनी पड़ रही है। और जो एफर्ट्स लगाने की बातें कही जा रही थी इस पोस्ट के बाद में, कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी के बाद में, आपको लग रहा है कि सब मटिया मेट हो गया, एक्सपोज हो गए? आर यू तैयब खान जी? जी सर, अनम्यूट कर लीजिए। पहली बात तो ये, जी जी सर, पहली बात तो ये है कि इंडिया आज मामू बन गया, ठीक है, और हमने उसको मामू बना दिया है, वो इररिलेवेंट हो गया, उसको शादी में भी नहीं बुलाया। मजे की बात ये, अच्छा, और शादी भी हो रही है, ठीक है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस शादी का खर्चा किसने उठाया, ये तो बता दीजिए। शादी के मजे भी हम करेंगे, अच्छा खर्चा भी अमेरिका से उठवा रहे हैं, मस्ती खान असर है, इसको पता है, खर्चा भी अमेरिका देगा, ठीक है, और मजे हम करेंगे शादी के इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे। और यही बात है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लगे हुए हैं उस कागज के ऊपर। नदीम जी, पता है मुझे ये बात बड़ी आपकी ये अदा सबसे अच्छी लगती है कि आप बातों बातों में सच बोल भी देते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं। मतलब इतना जिगरा किसी और में नहीं होता, किसी में इतना जिगरा नहीं होता जो इस बात को भरे चैनल पर स्वीकार कर ले कि हाँ भैया खर्चा तो सारा अमेरिका ही करेगा, और अमेरिका को हम मामू बनाते रहते हैं पैसे लेकर, उनसे रिसोर्सेज लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बाद दूसरा मामू जो है अमेरिका को ही बनाना है हमने। हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान हमारा भाई है, इस्लामी मुमलिकत है। हमें पता था कि ये किसी तरह भी जिद में आके, पहले इन्होंने एग्रेशन किया हुआ है इजराइल ने, अमेरिका ने, और हमने हर फोरम पे कंडेम किया है। आज यहाँ भी मैं कंडेम करता हूँ कि ये एग्रेशन खुली थी, और आज देखिए क्या बातें कर रहा था वो कि जी तहजीब मिटा देंगे और ये कर देंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मोमेंट पर जो भी एक्शन हुआ, उस एक्शन को वेट को देखें। आप लगे हुए वो ट्वीट के वर्ड्स के ऊपर, स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर, ड्राफ्ट के वर्ड के ऊपर, तो आप लोग ये जो कुछ देर पहले आपने जो शब्द कहे वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहे क्या? वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए कह रहे थे? जी 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 बिल्कुल। देखिए, 4 दिन की चांदनी ना साबित हो जाए जनाब, सोच समझ के बोलिएगा। क्यों जाती है वहां पे जब आपके प्रधानमंत्री एक पोस्ट तक नहीं कर पा रहे अपनी मर्जी से, एक पोस्ट तक नहीं, आप मामू बनाएंगे उधर का? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का जिगरा है, आपके भाई का जिगरा है, और ये डरते नहीं हम, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो ये ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे, इंतजार में बैठे हुए, चाय पी रहे, खाना खा रहे, कब वो ऑपरेशन सिंदूर होते ही। चले खैर, बात ये कि आप है असल में प्रूफ रीडर। अब आप लोग को तो प्रूफ रीडिंग ही नजर आती है उसके अंदर कि भाई ये कील नहीं लगी हुई, कारपेंटर को यही नजर आएगा कील नहीं लगी हुई, ग्लू नहीं लगा हुआ, ठीक है, पॉलिश नहीं हुई। अरे भाई उसका आप रूह देखिए, स्पिरिट देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात जो ये इसने बातें की थी कि सिविलाइजेशन मिटा दूंगा और ये कर दूंगा, डेफिनेटली इसको भी फेस सेविंग चाहिए थी, स्केप रूट चाहिए था, पाकिस्तान ने वो मुहैया कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी, आज पूरी दुनिया के अंदर चीयरिंग अप हो रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मुबारक हो, मुबारक हो। पूरे आप देखिए, आपने खुद दिखाया अभी ईरान के अंदर किस तरह से जो है पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड।
कल मैंने रात की ईशा की नमाज के बाद 2 रकात हजरत के पढ़े कि या अल्लाह ये अमेरिका और इनको बर्बाद फरमा और ईरान को जो है, तो इस तरह से हमने भी पार्टिसिपेट किया। हमें नहीं पता कि किस तरह जाए, अगर कभी जहाद हुआ तो हम बिल्कुल जाएंगे उधर, ईरान में भी जाके लड़ेंगे इन लोगों के खिलाफ, ये जितनी भी बातिल कुव्वतें हैं। मेजर शेख नदीम साहब, अगर ईरान के साथ में अगर आप खड़े होकर ये लड़ाई लड़ने की या अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कर रहे होते ना, तो 40 दिनों का वक्त नहीं लगाते। जैसे ही आपके बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का जब मर्डर किया गया था, तब घिग्गी बनी हुई थी, तब तो आपकी तरफ से शब्द तक नहीं फूटे जा रहे थे। और अब आप यहाँ पर ये जो एक अलग तस्वीर पेश करने की, नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया जानती है। अच्छा ये सब छोड़िए, सोशल मीडिया पर ही आपके प्रधानमंत्री का मजाक बन गया, उनको तो शोशाइन बॉय, अर्न बॉय के तौर पर एक तरह से ट्वीट कर रहे हैं लोग कह रहे भाई ये तो इंपोर्टेंसी और कुछ नहीं। अगर वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे तो देश क्या ही मैनेज कर पा रहे होंगे एसके मलिक जी? आखिर ये पूरी तस्वीर के साथ में आखिर क्या हो गया है? नैना जी नमस्कार। अगर मेजर साहब की परमिशन हो, क्योंकि उनसे थोड़ा डर लगता है, वो रिवॉल्वर फिर रख देंगे दोबारा से, तो अगर उनकी परमिशन हो तो मैं कुछ बोलूं। सर आज लगता है 12 बोल के लेके आ जाएंगे वो। शर्मिंदा करते हैं आप, सीनियर है बड़े। नहीं ऐसी बात नहीं, आपसे सच में डरते हैं हम लोग, बहुत डरते हैं। पता नहीं कब दोबारा से वो पाव बम के भी फेंक दो हमारे पास और हमारी तो जनरेशन खत्म हो जाएगी। नैना जी, जियोपॉलिटिक्स ऐसा विषय है जो सबके बस की बात नहीं है समझना। लगता बड़ा आसान है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें तह तरदह खुलती रहती है। सामने जो दिखता है वो ऑप्टिक्स होता है, और ऑप्टिक्स के पीछे जो होता है असली खेल वहां चलता है। देखिए ये जो चलिए आज पाकिस्तान अपना क्रेडिट ले रहा है और उनको चलिए उनको मुबारक। जो आपने दिखाया इससे पाकिस्तान से ज्यादा दर्द अमेरिका को हुआ है। अमेरिका को यह दर्द हुआ कि यार हम इनसे एक चीज कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत करने को बोले और इन पे ना तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हुई और ना ही उसको हमारी जो रही सही इज्जत थी, दुनिया हमको वैसे ही कर्ज कर रही थी कि जी पाकिस्तान अमेरिका घुटनों पे आने की आ रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान ने वो ड्राफ्ट दिखा के, वो ड्राफ्ट लेटर दिखा के, वो वर्ड दिखा के 4 PM शरीफ और दिखा के हमारी उनकी पूरी किरकिरी कर डाली। देखिए कॉपी, आपने कहा कॉपी और पेस्ट, ये आज का कॉपी पेस्ट आज की बात थोड़ी है, ये तो हमेशा से उनके प्राइम मिनिस्टर साहब है। देखिए ड्यू रिगार्ड्स, वो PM एक देश के, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उनको बाइज्जत उनके साथ बात करना चाहेंगे। शरीफ साहब ने कौन सा ऐसा डिसीजन लिया है जो पाकिस्तान को बेनिफिट किया है? हमेशा से अमेरिका के सामने जब से वो गद्दी पे है सरेंडर ही किया है। वो जाते हैं, बल्कि आप ये समझिए ना नैना जी, उनके आर्मी चीफ को बुलाया जाता है, शरीफ साहब को तो बाद में बुलाया जाता है। उनको जो डर्टी जॉब्स करानी है, देखिए ये भी तो उसी का किस्सा है ना। आप देखिए उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भेज रहा हूं, मेरा टेक्स्ट पोस्ट करो, चलो पोस्ट कीजिए, पोस्ट कर दिया। मैं ये कर रहा हूं, चलिए ये बोलिए, चलो बोल दिया। अच्छा एक काम करिए, आप आइए हम जरा फोटो ऑप्स कराएंगे और कुछ खनिज पदार्थ लेते आइएगा, लेके आ गए, बक्सा खोल दिया। हमें ये बात नहीं है, देखिए आपका देश प्रोग्रेस करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, कीजिए, सोसाइटी को अच्छा बनाइए। सवाल ये कि जो जियो पॉलिटिक्स में घूम रहा है ना पाकिस्तान, उसके सिर्फ ऑप्टिक्स पे डांस करता रहता है, खुश रहता है। अमेरिका इन्वेस्ट करता है, अमेरिका उस इन्वेस्ट को धीरे धीरे निकालेगा। जरूरी थोड़ी है कि इन्वेस्टमेंट को जो आज किया उसका मुझे कल ही रिटर्न चाहिए। अच्छे इन्वेस्टर वो होते हैं जो इन्वेस्ट करके टाइम की अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। आज अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका भी खुद अपने आप में देखा जाए मुसीबत में था कि जी मैं इतना बड़ा बोल दिया है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है, तो मुझे उसके खिलाफ एक्शन तो लेना पड़ेगा ईरान के खिलाफ। और ईरान के खिलाफ उतने एक्शन लेने के लिए शायद उन्होंने 2 स्टेप पीछे लिया। और एक चीज और बता देता हूं, जो रणनीतिकार होते हैं नैना जी, वो जरूरी नहीं है हमेशा आगे बढ़ते जाए। जीत के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे भी लेने पड़े, वो जीत का ही हिस्सा होते हैं। और ये जो पॉज आया है ना, मैं इसको कोई सीज फायर नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि पहली बात तो ये बात है कि ये चीन की तरफ से एफर्ट हुए हैं, उन्होंने IRGC को कन्विंस किया है, क्योंकि ईरान के अंदर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो डायरेक्ट एंगेज हो रही हो। और पाकिस्तान उनको 10 तारीख को बुला रहा है, वहां की JD वांस या उनके उनके अगर प्रेसिडेंट साहब या वाइस प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए शांति लाइए, हम तो चाहते हैं आप शांति लाइए, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए लाइए। आपके पड़ोसी कोई आपके दुश्मन थोड़ी है, आपने दुश्मन बनाया हुआ है। लेकिन दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए, भी लाएंगे, पूरी दुनिया के लिए शांति की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए भी शांति है। आप कितना बड़ा नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो मामू बना दिया। मामू तो आपने सऊदी अरब का बना डाला, मामू तो आपने सारे अरब कंट्री का बना डाला।
ईरान के लिए हम ये नहीं कहते कि ईरान बुरा कंट्री है, हमारे लिए तो ईरान भी ठीक है, हमारे लिए तो बाकी कंट्री भी ठीक है। हम क्यों नहीं इस मामले में पढ़ते? हमें पता है कि हमारे सबसे संबंध अच्छे हैं और उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट है, लेट देम रिजॉल्व इट। आपने देखिए मामू, सर इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक बैलेंस को मेंटेन करना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली तमाम फोर्सेस को मेंटेन किया, चाहे आप सऊदी अरब का नाम लें, चाहे इंडिया का नाम लें, चाहे चाइना का, चाहे यूके, अमेरिका और ईरान का, और हमने अपना एक रोल प्ले किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस रोल की वजह से ही दिस इज द मेन कैटलिस्ट। जो भी आप इसको कहें, आप इसको जितना मर्जी कहलाने की कोशिश करें। मेजर शेख नदीम साहब, आप इस रोल की बात करें, मैं उसके बैक चैनल की हिस्ट्री बताऊंगी। दरअसल इसके पहले भी ईरान कभी भरोसा नहीं कर पाया पाकिस्तान पर। उसने हमेशा ईरान को अमेरिका का पोस्टमैन या पपेट कहा, क्योंकि इसके पहले जब जब बातचीत हुई तब हमेशा उसने अमेरिका के हित की बात कही। यही वजह है कि ईरान को समर्थन में लाने के लिए चाइना का बड़ा रोल था। लेकिन आप जिस सीज फायर की बात करें, उसी से रिलेटेड एक खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ। अब से ठीक कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी धमकी दी है। फिर से एक तरफ सीज फायर की बात, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को अगर हथियार किसी देश ने दिया तो 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से टैरिफ लगाया जाएगा, टैरिफ में कोई छूट नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट किया, अ कंट्री सप्लाइंग मिलिट्री वेपन्स to Iran will be immediately tariffed on any and all goods sold to the United States of America at 50%। आप ये मान के चलिए, एक तरफ अगर बात की जाती है सीज फायर की, तो दूसरी तरफ अभी भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका की तरफ से कई प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए थे। ईरान ने पहले ही कहा था कि किसी तरह की पाबंदियां ना हो। अगर भरोसा नहीं तो ये मान के चलिए जो 2 हफ्ते का सो कॉल्ड सीज फायर है वो भी सिर्फ नाम मात्र का है और कुछ नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये टेम्परेरी शेख नदीम साहब, अच्छा एसके मलिक जी कुछ कह रहे थे सर, ये आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या भरोसा नहीं है अभी भी? मैं अपने आप को छोटा रखूंगा इसलिए कि देखिए ये लड़ाई हम डे 1 से आपके साथ शेयर करते रहे, ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की चाइना की लड़ाई है। और आज जो कहानी आई है सामने निकल के, देखिए ये ऐसे चीजें सामने आ रही है, वो चीज को पुख्ता करती चली जाएंगी। और जो शर्तें रखी है ईरान ने, क्या अमेरिका मानेगा उनको? कौन गारंटी दे देगा कि भाई आप पे कभी अटैक नहीं होगा? कल तुम सऊदी अरब को जाके कल उसको फिर प्रॉब्लम करोगे और तुम कहते हो मेरे को गारंटी दो, अटैक नहीं करेंगे आप। नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आप मैक्सिमम स्टैंड लेते हैं। रही बात ये है लेकिन जब आप बैठते हैं गिव एंड टेक होता है सर, गिव एंड टेक होता है, बातचीत हो सकती है, मिसाइल प्रोग्राम पे बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान से ऐसा थोड़ी कि ईरान पूरा गेन ही करेगा। जब एग्रीमेंट होता है वो गिव एंड टेक के बेसिस पे होता है, कहीं आप भी दिए कहीं आप टेक कीजिए। लेकिन ईरान अगर टेक करेगा तो ये तो गिव एंड टेक का मामला नहीं हुआ ना। और ये मुझे नहीं लगता कि ये सीज फायर अपनी 14 दिन की जो मियाद है उसको पूरा करेगा। हाँ, 10 तारीख जो नजदीक है, 10 तारीख में जरूर बैठेंगे, उसके बाद फिर कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा, ये बार मुझे लगता है टूट जाएगा। देखिए हसरतें उस गुंचे पर जो बिन खिले मुरझा गए, आप हसरत ही रखेंगे कि दोबारा हो जाए। इंशाल्लाह ये पॉज परमानेंट होगा। मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि जनाब जो लड़ाई का एक होता है कि वो आसपास के एरिया में एक्सपैंड होती है, इसी तरह पीस का भी होता है कि पीस भी आसपास के एरिया को सक करता है, एक्सपैंड होता है। दोबारा रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब एक दफा पॉज दे देते हैं, वही बात हो जाती है कि खुद के घर में आग लगी हुई है, खुद के घर की आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जनता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पड़ोसी के घर में आप जाके पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ऐसी जो खुद की तरफ से झुलसाई गई आग है ना। वेल, मैं जल्दी से एक बार रिजवी साहब का रुख कर रही हूं, मैं उनका रुख नहीं कर पाई हूं। रिजवी साहब, शुरू से लेकर अभी तक लगातार ईरान ये कहता रहा है कि पाकिस्तान का जो रवैया है वो दोगला वाला रहा है, उसने हमेशा से अमेरिका का साथ दिया, और आज उसकी एक बड़ी तस्वीर भी नजर आई। भले ही क्रेडिट यहां पर ले रहे हो, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का जिक्र किया कि इस पूरे सीज फायर में चाइना की बड़ी एक तरह से भूमिका रही है, सील द डील वाली बात जो थी। लेकिन इन सारी चीजों की कलाई जो पाकिस्तान की तरफ से बोला जा रहा था, कॉपी पेस्ट के माध्यम से खुल गई है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी, आपको और आपके पैनल में बैठे हुए तमाम मोहतरम और काबिल एहतराम मेहमानों को मैं सलाम करता हूं। देखिए, पाकिस्तान तक ये बात क्यों आई और पाकिस्तान का ये नाम क्यों आया है? आया दलाली का। पाकिस्तान वाकईन उसने मीडिएशन किया है अमेरिका और ईरान के दरमियान। उसके पीछे एक
राज है, मैं उसे बयान करना चाहता हूँ। और बहुत ही अदब और एहतराम से हमारे पाकिस्तान से दो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था कि हम ईरान को दबा देंगे और ईरान को कमजोर कर देंगे और ईरान हमारे सामने झुक जाएगा, शायद एक कमजोर मुल्क ईरान को समझ लिया था। देखिए, दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक पॉलिटिकल होता है और एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है। अमेरिका को ना ही पॉलिटिकली कोई फायदा मिला, उसने ये कहा था कि हम ईरान की रजीम बदल देंगे। अब इस वक्त खुद उनके लाले पड़े हुए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ महाभियोग आने वाला है। और हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ यकीनी तौर पे, मैं भी शायद के उनको वो कुर्सी छोड़नी पड़े और जेडी वैंस को उनकी जगह पर आना पड़े। मैं वहीं आ रहा हूँ, आपका जो जवाब है पाकिस्तान से रिलेटेड। तो ईरान ने जमकर मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया और सूरत हाल ऐसी हुई कि 90 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ आवाज बुलंद की। यानी उसके बाद कल रात में आपने देखा कि यूके ने खुलकर ये कहा कि हम किसी भी एतबार से अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। नाटो ने भी दूरी अख्तियार कर ली। ये सारे माहौल और हालात ऐसे बने कि अमेरिका को जरूरत थी किसी एक ऐसे मुल्क की कि जिसकी आड़ में वो अपनी जिल्लत और रुसवाई को छुपा सके। लिहाजा उसने देखा कि एक मुल्क हमारे सामने ऐसा है कि अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो सांप भी मरेगा, उसके एतबार से कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसलिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और आपस में इन लोगों के दरमियान यकीनन ये बात हुई जो इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात बयान की जा रही है कि देखो हम ऐसा कहेंगे और तुम ऐसा कहना। और नतीजा ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया तो ये कहा कि साहब शहबाज शरीफ की कहने से जो है हम ये सीज फायर कर रहे हैं। अमेरिका इतना छोटा हो गया है इस वक्त कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, जैसे ईरान कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है अमेरिका के मुकाबले में, बिल्कुल उसी तरह से एक छोटा सा मुल्क है। और उसके बाद वो पाकिस्तान को इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मीडिएशन नहीं था, ये सालिसी नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर रिजवी साहब मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा कॉपी पेस्ट वाला मसला सामने आया, दुनिया थू करे, मैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी पढ़ रही थी, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अब इंडिपेंडेंट तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती, स्क्रिप्टेड नजर आ रही है। बिल्कुल, दोनों का ये आपस में पैक्ट हुआ होगा, आपस में बैठकर टेलीफोन से बात हुई होगी कि तुम ऐसा कहना और हम ऐसा कहेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि हमारी इज्जत थोड़ी सी, ये तो कठपुतली वाली बात हो गई रिजवी साहब, जैसा मैं कहूं वैसा करो। नहीं, ये बात ईरान में भी कही जा रही है, ईरान में भी यही कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब चारों तरफ से घिर गए और उनको भागने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो वो एक खूबसूरत एग्जिट के लिए उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन लूं, सरदार तैयब खान का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये बताने की कोशिश की है कि अमेरिका और ईरान अब साथ मिलकर रहेंगे, बिल्कुल भाई भाई की तरह साथ मिलकर ईरान के साथ में काम करेगा अमेरिका। ईरान में सार्थक सत्ता परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों पर बातचीत जारी है, ईरान के पास में संवर्धित यूरेनियम नहीं होगा। हालांकि ये शर्तें डोनाल्ड ट्रंप की मनगढ़ंत है, ये तमाम बातें हैं या फिर वाकई में इस पर बातचीत हुई है, ये ज्यादा बेहतर सो कॉल मीडिएटर जो है वो बता देगा पाकिस्तान। सरदार तैयब खान जी, आखिर मीडिएशन में क्या बातें हुई है, किन शर्तों के बाद में माना है अमेरिका और ईरान? क्या यूरेनियम संवर्धन पर भी बातचीत हो गई है क्या? देखें, अभी 10 अप्रैल को बरोज़ जुम्मा को यहाँ प्रॉपर जो है वो मुज़ाकरात के लिए दोनों फ्रीकैन आएंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं और उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको जो सीज फायर दो हफ्तों का हुआ इंशाल्लाह मुस्तकिल सीज फायर करने में इंशाल्लाह कामयाब होगा। और इंशाल्लाह उसके बाद जो चीखों पुकार आपकी तरफ से आएगी वो तो हम हमेशा सुनते ही रहते हैं और हम आपको जवाब भी उसके देते रहेंगे। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह पूरे खित्ते को जिस तरह बड़ी तबाही से पाकिस्तान ने बचाया है और इंशाल्लाह हमें अब पूरी यकीन है कि पाकिस्तान खामोशी से
चीखो पुकार से नहीं, आप लोग करते हैं चीखो पुकार, हम लोग चीखो पुकार नहीं करते। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया भी बड़ा मैच्योर है, आपकी तरह चीखो पुकार नहीं शुरू करता। आपका तो मार के हक में जिस तरह चीखो पुकार शुरू था, आज भी वही रोना धोना है जो गोदी मीडिया का पहले रोना धोना था। क्योंकि आपने तो कीड़े मकोड़े निकालने ना चीजों से, आपने तो कभी ट्वीट्सों को उसमें से कीड़ा निकाला, ट्वीट से जो कीड़ा निकालना है, तो ये तो आपने करना है। ये जो पाकिस्तानी पत्रकार महोदय वाले दिन इस पे प्रॉपर जो मुज़ाकरात जब होंगे तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल तैयब जी ये गोदी मीडिया क्या होता है तैयब जी? अमेरिका में जो गोदी मीडिया ने आपका क्या नुकसान कर दिया तैयब जी? ये गोदी मीडिया अगर है तो उसने आपका क्या नुकसान किया तैयब जी? तैयब साहब आपका क्या नुकसान किया गोदी मीडिया ने? गोदी मीडिया देखो फ्रेम उठा लेना, थोड़ा सोच समझ लीजिए, सोच समझ के बात किया कीजिए, ठीक है? कहीं से भी उधार के वर्ड उठा लेना, आप भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो। पीएम साहब से लगता है पाकिस्तान के पूरे खून में कॉपी पेस्ट है क्या? है पत्रकार से लेके स्टूडेंट से लेके अधिकारी से लेके प्राइम मिनिस्टर साहब की जो वो स्पीच लिखने वाली लेखिका है, आप ये ऐसा क्यों करते हैं आप? और आप कौन से, हाँ आप बोल रहे हैं हिंदुस्तान में टीवी टूट गए, कौन से टीवी टूट गए? अच्छा लगता है डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक नई प्लांट खोल लिया क्योंकि भारत में टीवी की कमी हो गई, लोगों ने सुबह से इतने टीवी तोड़ डाले, है ना जी? सरदार तैयब साहब पहले कुछ पढ़ लिख लो, जियो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। सरदार तैयब अली जरा सांस लीजिए, दूसरे की भी बात सुनिए। सरदार तैयब अली सांस लीजिए, अरे जरा सांस ले लो भैया, अरे दूसरे की भी बात तो सुन लो भैया। ये तो कंटिन्यू जो गाड़ी शुरू हुई है, झूठ बोलेंगे जब आप लोग अपने दलाल। अरे अच्छा मुझे एक बात बताइए, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ये किसकी तरफ से पोस्ट किया गया? क्या ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की प्रोफाइल से पोस्ट हुआ है क्या? अरे अपने घर का तो बता दो भाई। अरे सरदार तैयब खान, अरे मेरे पत्रकार भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे एक बात बता दो, आखिर इस पूरे पोस्ट के मायने क्या थे? अरे जरा मायने तो बता दो भैया, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहां के, आप मुझे बताइए क्या इसके पहले भी जो पोस्ट किए जाते हैं आप ही के प्रधानमंत्री के लिए, क्या ड्राफ्ट फॉर प्रधानमंत्री मैसेज लिखा होता है क्या? पाकिस्तान प्रधानमंत्री मैसेज? वही तो मैं कह रहा हूँ कि गोदी मीडिया को जो है वो नेतन्याहू वो मोदी की जो दोस्ती नजर आ रहे हैं, उस पे बात नहीं कर रहे। गोदी मीडिया इंटरनेट बातों को हाईलाइट कर रही है। गोदी मीडिया आप शरीफ मीडिया हो क्या? आप मुनीर मीडिया हो क्या? ये लगता है ये पाकिस्तान का पीएसएल का मैच देख के आए, वहां टीवी बहुत टूटते हैं, वहां पे लोग जंप कर करके टीवी तोड़ते हैं, और इतने फ्रॉडी आदमी हैं कि खरीद के लाते हैं, कचरे से टीवी लेके आते हैं, उनके ऊपर कूदते हैं, और ये हमको बताते हैं टीवी टूट गए। गोदी मीडिया, हमारा मीडिया हर चीज को छलनी की तरह छान के यहाँ पे न्यूज़ देता है। मालिक सर बात क्या है कि ना दो चीजों का बड़ा, तीन शब्द, मैं तो बोली तीन में नहीं 4 शब्दों के बड़े खौफ है पाकिस्तान में। एक तो भारत का एंटी इंडिया सिंड्रोम तो है ही, एक पीएम मोदी का खौफ है, दूसरा नाम है अमित शाह, और चौथा नाम है अजीत डोभाल। ये 4 ऐसे नाम हैं जिनसे थर-थर कांपते हैं, और इन्हीं के इर्द-गिर्द इनकी दुनिया चल रही होती है। पाकिस्तान में आ गया, आप लोगों को खौफ है, पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। आपको खौफ है फील्ड मार्शल खौफ बोलते हैं भाई साहब, खौफ। फील्ड मार्शल आसिम नीर जो है वो 10-12 त्यारे मारे गिरा दिए। आप सफारती सतह पर थोड़ा ऐसा कीजिए, पानी वानी की आप थोड़ा बकेट भर के रख लीजिए। मई और जून का महीना आ रहा है, पानी तो रोक दिया है ना, पानी पीने को मिलेगा नहीं, थोड़ा पानी स्टोर करके रख लीजिए। मालूम है ना सिंधु का पानी ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्या आप रोकेंगे? आप लोगों को इतनी जरूरत नहीं है। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात, टीवी तब तोड़ना, टीवी तो खूब उछलना, अच्छी तरह जंप करना, टीवी तोड़ना, और खूब एक्स पे पोस्ट लिखना, खूब फोटो डालना, और जो सूखी हुई नदियों के फोटो आएंगे ना उनको डालिएगा, हम उन पे कमेंट करेंगे, तब हम आपसे आपकी हालत पूछेंगे। थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो, और थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स को अंदर से देख लिया करो। पत्रकार जी नहीं, ऑल रिगार्ड्स टू योर प्रोफेशन, लेकिन जब बात करते हो ना इंटरनेशनल मीडिया पे, आप देखिए खेल खींच का खेल रहे हो। आप तो एक तिराहे पे बैठे हो, एक तरफ अमेरिका है, चीन है, ईरान है, धोखा दे दिया आपने सऊदी अरब को। किसको इसको धोखा दोगे? सरदार सर मुझे लग रहा है वो सुन भी नहीं रहे।
सरदार तैयब खान वो स्क्रिप्ट पढ़कर आए हैं, जैसी स्क्रिप्ट आ जाती है ना अमेरिका से प्रधानमंत्री को कि भाई ये पोस्ट कर देना है, वैसे इनको ऊपरी लेवल से स्क्रिप्ट आ जाती है, वो पढ़कर बता देना चाह रहे हैं। तैयब खान बात तो जरा सुन लेते। मैं तो पूछना चाह रही थी कि सीज फायर के बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको शायद वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अहमद मस्तीखान जी, क्या स्क्रिप्ट नहीं भेजी गई है क्या अमेरिका से पाकिस्तान को आने वाली चीजों को लेकर? मैं आपसे नैना जी एक अर्ज करूं जी। आपने 4 नाम लिए ना जी, आप 5वां नाम भूल गए। आपका आखिरी जो नाम है यदाफ से जितने ये घबराते हैं मेरे ख्याल में और किसी से नहीं घबराते। आप नाम तो ये सुन के ही बहुत घबराते हैं। आपने एक यदाफ आए थे, हम तो कहते भाई आप एक क्यों आए थे? आप कम से कम 100 यदाफ आते तो पाकिस्तान खत्म हो जाता फौरन। मैं एक अर्ज करूं, देखिए एक अर्ज करूं, ये जो है ये कह रहे हैं कि हम पीस लाएंगे, ये तो अपने घर में पीस नहीं ला रहे। इसका पॉलिसी जो है आसिम मुनीर का पॉलिसी हार्ड लाइन, हार्ड स्टेट पॉलिसी, हार्ड स्टेट पॉलिसी का मतलब है। सरदार तैयब खान, आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, नरेंद्र मोदी नहीं है भाई। नरेंद्र मोदी नहीं है, जरा अपने प्रधानमंत्री का नाम याद कर लो। आप इतनी अच्छी किस्मत नहीं है आपकी कि आपको हिंदुस्तान जैसा प्रधानमंत्री या लोकतंत्र मिले। जरा सुन लीजिए दूसरों की भी बातचीत, जरा सुनिए। अरे सुनिए 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 जरा। अहमद मस्तीखान जो है वो बलूचिस्तान के ही रहने वाले हैं, आप ही के देश के हिस्सा हैं, उनकी बात तो सुन लीजिए। वो हकीकत ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे जी। देखिए हार्ड स्टेट पॉलिसी कह रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट पॉलिसी करेंगे, बलोचों के साथ हम हार्ड स्टेट पॉलिसी करेंगे, पश्तूनों के साथ, अफगानों के साथ हम हार्ड स्टेट पॉलिसी करेंगे। ये तो वही पॉलिसी कर रहे हैं जो कि नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू ने जाके ईरान के अंदर उनकी जो सिनेगॉग है, राफिया नया सिनेगॉग, 80 साल पुराना सिनेगॉग, उसको जाके उन्होंने बम से उड़ा दिया। ये जिस तरह के इनकी फौज हमारे इलाकों में आके मस्जिदों को उड़ा देती है, हमारे इलाके में आके हम लोगों से वायदा कुरान पे लेके फिर हमें फांसी पे चढ़ाती है। इनका फौज ये कह रहे थे कि हम जाके ईरान के फेवर में लड़ेंगे। ये कहाँ की हमें बेवकूफ बना रहे हैं? पैसे ये सऊदिया के खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ दिफा करेंगे। स्कूल पे ये बेवकूफ बना रहे हैं। आप कितने हजार सऊदिया में बैठे, मुझे जवाब दीजिए। मस्ती खान कितने हजार आप सऊदिया में बत्ताखोर बैठे, तुम्हें उनके बत्ताखोर कितने बैठे हो भैया? मुझे आप बताएं ना, बत्ताखोरी कितने कर रहे हो सऊदी अरेबिया में? जरा जवाब। और ये तुम्हें कह रहे हैं पाकिस्तानी है, तो भाई तू तो यहाँ इनको बताओ कि तुम भागे वहां से भगोड़े हो और अमेरिका में जाके छुपे हो, और तुम सैनिकों की जो है ना अफसोस कर रहे हो। वो 600 जो स्कूलों पे बमबारी की है इन्होंने, वो भूल गए हो? वो जो इन्होंने 180 बच्चियां और साथ मार दिए, वो भूल गए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चे मार दिए। आपसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने पैसे मांग लिए ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पैसे मांग लिए, अब सऊदी अरेबिया भी अपने पैसे मांग लेगा। मेजर शेख नदीम, आप अहमद मस्तीखान अगर अमेरिका में बैठे हैं, आप उन्हें भगोड़े कह रहे हैं। नवाज शरीफ कौन है फिर? नवाज शरीफ कौन है फिर? अरे नवाज शरीफ कौन है जनाब, ये तो बता दीजिए। नवाज शरीफ पहचानते भी हैं या नहीं पहचानते हैं? हम भी जाते हैं घूमने फिरने हर साल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये क्या हम भगोड़े? ये तो नवाज शरीफ आखिर कब से बैठे हुए हैं यूके में? आपके ज्यादातर तो आपके सेफ हेवन बनाकर बैठते हैं, भ्रष्टाचार करके भाग जाते हैं। आपने एक सवाल पूछा, आपने स्कूलों में बम गिराने की बात कही। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में कितने स्कूलों पर बम गिराए, कितने मासूम बच्चों को जहन्नुम में पहुंचा दिया, मौत की नींद सुला दिया, मासूम जनता पर पहुंचा दिया। बलोची जहन्नुम में नहीं जाते, बलोची जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। आप जहन्नुम की बात कर रही हो, हमने तो एक भी बच्चा नहीं है और एक भी मस्जिद नहीं, एक भी स्कूल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जो बीएलए के जो दुश्मन है पाकिस्तान के, जो इंडिया से फितनतुल हिंदुस्तान के जो एजेंट है, ये इनको हम चुन के बिल्कुल मारेंगे और टारगेट करेंगे। आपके जितने भी फौज है सब जहन्नुम में जाएंगे। आपने नोट किया? आपके फौजी नोट किया हुआ है? आपके फौजी जो है ना सब जहन्नुम में जाएंगे। आपके फौजी बलूचिस्तान में कदम में रखेंगे, बलूचिस्तान में कदम रखोगे जहन्नुम पहुंच जाओगे, बलूचिस्तान से निकल जाए। ये तो आप नहीं, एक बात करें, एक बात, बलूचिस्तान आपके चाचे का है मामे का? नहीं, मुझे जवाब दे। बलूचिस्तान आपके चाचे का है मामे का? नहीं, मुझे जवाब दे। बलूचिस्तान आपका नहीं है, आपका नहीं है बलूचिस्तान।
तुम्हें नहीं देंगे, आपका नहीं है, बलोचों का है। तुम्हें तो डंडे मार के बलूचिस्तान का मतलब है बलोचों की सरजमीन। बलूचिस्तान का मतलब क्या है? तो तुम बलूचिस्तान का मतलब क्या है? तुम तो नहीं, जवाब इंडियन दे। नेशनलिटी ले लिए। नहीं, बलूचिस्तान का मतलब तुम क्या बलोची है? हो। ये जवाब क्यों दे शेख मुझे। नदीम जी तुम आपने बताओ, सर्टिफिकेट दिया था तुम क्या? बलोची हो। शेख नदीम जी आपने तुम बलोची- आपने सर्टिफिकेट दिया है क्या? या आप सर्टिफिकेट देने वाले हैं जो अपनी सरकार से सवाल पूछेगा आप उसे कुछ भी बोल देंगे मेरी डिबेट में आके? आप कुछ भी आके बोलने लग जाते हैं। एसके मलिक जी यहाँ पर शेख नदीम भगोड़े की बात कर रहे हैं, तो आखिर नवाज शरीफ इनको कौन नजर आते हैं? ओ भाई, इसके तो चेहरे पे लिखा है भगोड़ा। नाना जी देखिए क्या होता है कि ये लोग इनके यहाँ पे सारे के सारे जनरल विदेशों में रहते हैं। अब बोलिए भगोड़ा इतना नंबर हो जाएगा कि आपके जनरल ही नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल तक उधर सारे के सारे मिल जाएंगे। और इतनी सारी पॉपुलेशन आपकी वो वाली इलीट क्लास, वो सारी फिर तो भगोड़े की कैटेगरी में आएगी। लाइट नहीं है क्या पाकिस्तान में? नदीम साहब शायद लाइट चली गई पाकिस्तान में। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे। नैना जी इन्होंने ज्यादा दिन नहीं हुए अफगानिस्तान के ऊपर मासूम 450 से 500 मासूम मारे बच्चे इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर मार डाले। इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर बम्बार्ड लोगों के वहां के जहां से जेंट्स को उठा के फैमिली के और जाकर दर्रों में फेंका है हेलीकॉप्टर से। देखिए पाकिस्तान की और बात करें लॉजिक से, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। पाकिस्तान भी करते रहिए, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको आईना दिखा देता हूं। आप 71 की पर्ची खोलूंगा ना तो पर्चियां बहुत ज्यादा खुल जाएंगी। इतने ज्यादा अत्याचार आपके फौज ने किए हैं और वहां पे फौज के अलावा है नहीं। बाकी तो सबके बाकी फौज कहते हैं हम हैं फौज और बाकी करो मौज। और मौज का पैसा उनके पास नहीं होता, खाने के लिए पैसे नहीं होते, उनके पास अनाज की कमी है और सारे के सारे ये बनने चले चौधरी। चौधरी बनने के लिए आपको पीछे कुछ रिलायबिलिटी होनी चाहिए। आप किस हिसाब से मेडिटेशन करोगे? क्या उनको चाय पिलाने के लिए बैठोगे वहां पे? अरे आपके इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए। चाय बोलेंगे चाय पिलाएंगे, वेपन का बोलेंगे वेपन दिखाएंगे, वेपन भी रखते हैं हम लोग सब। आप 10 तारीख को इजराइल को क्या समझाएंगे? अरे खाली आप 10 तारीख को अमेरिका को क्या समझाएंगे? देखिए आप रटे रटाए जुमले ना बोले, बात करें लॉजिक से। आप पॉइंट दें, क्वेश्चन पूछें, फजूल की बातें करना बांग्लादेश फला 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 वही आप दूसरों को बोल रहे हैं कि काबिलियत होनी चाहिए। आप बात करें आप अत्याचार करते हैं पाकिस्तान के अंदर। आपने नदीम साहब आप ये बोले पाकिस्तान ने मीडिएशन नहीं मानते, सारी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान ने मीडिएशन की। 10 तारीख को यहाँ पे जेडी वैंस भी आएंगे। मस्ती खान एक मिनट पहले इनसे तो निपट लो ना। नदीम मेरा एक जवाब दे, मेरे सवाल का भाई, मेरे एक सवाल का जवाब दे ना। मेरे एक सवाल का जवाब, सिर्फ एक सवाल का जवाब आप दे। देखिए यूएई वालों ने अपने 4.5 अरब रुपए मांग लिए, समझ रहे? अब क्या बनेगा जब सऊदी अरेबिया अपने 9 अरब मांग लेगा? तब आपका क्या बनेगा कालिया? ये तो तेरा क्या बनेगा कालिया? सबसे पहले तो ये सोच का भी असर है। ओ भाई सऊदी अरब ने तो कह दिया कि जी हमारा बैंक तुम्हारा बैंक, हमारी जमीन तुम्हारी जमीन, ठीक है? ये आपने ये आपको किसी ने बताया नहीं। तुम पर हमले, हमारी जमीन तुम्हारी। ये था हम पर हमले, तुम पर हमले। हम पर हमला हुआ तो तुम क्यों मुंह छुपा के या पीठ दिखाकर भाग गए? ये भी तो बोल रहे हैं ना सऊदी अरब। शेख नदीम साहब सिर्फ पैसे लेने के लिए थोड़ी ना हमारा पैसा तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जमीन हमारी जमीन। और आप ये बात बार बार कह रहे हैं, सुनिए पीठ थपथपाने का पूरा मौका मिल जाता आपको अगर ये हकीकत स्क्रिप्ट वाली नहीं आती, ये स्क्रिप्टेड कॉपी पेस्ट वाली अगर नहीं आती। यहाँ पर ही आके खेला कर दिया। और जो बार बार बात कही जाती है ना अल्लाह अमेरिका वाली बात, वो पूरी बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि किस तरह से आपके यहाँ पाकिस्तान को आखिर चलाता कौन है। डिप्लोमेसी पर सवाल उठने लगे हैं नदीम साहब। इस बात को जरा सोचिएगा, आखिर कैसे क्रेडिट लेंगे? क्योंकि आधे से ज्यादा क्रेडिट तो खुद आपके प्रिय अमेरिका ने सीधे चाइना को दे दिया, आपका वो भी अधिकार छीन लिया है। लेकिन ठीक है, आपको खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, थोड़ी देर की खुशी मिली पूरी दुनिया में एक तरह से, लेकिन आप एक्सपोज हो गए। लेकिन ये छद्म खुशियां ही आपको ज्यादा सुकून दे दे, क्योंकि आपके पास में तनाव लेने के लिए तो बहुत कुछ है। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।